हेलो। हेलो। हाय हाय हाय, क्या हाल चाल है भाई? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसे हो यार? कैसे हो बच्चों? कैसे हो सर? नमस्ते। कैसे हैं आप? अरे, तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का, जो आपका एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक चैप्टर है, और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, बैंक एनालिसिस, लाइक आपका कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कुछ, है ना। आपके मतलब देखो, पहला चैप्टर जो है ना, इससे सवाल तो कम आते हैं, मतलब जीवों में जनन चैप्टर है, क्वेश्चंस तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसके जो टॉपिक्स है ना, उनको हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पेशली प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, क्या सबसे जो बड़ी चीज है और अहम चीज है कि, अरे अरे, इसको सही तो कर दो, है ना। बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आप बताओ भाई। आप बताओ। आप बताओ कैसे हो? ठीक है। बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को तहे दिल से गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई एक मैसेज देखा हूं, आप तुरंत देख लो उसको। डन। चलिए, चलिए तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्यारे बच्चों, जीवों में जनन। अब आप आज आपको लग रहा होगा कि अमन भैया आज अचानक से आ गए हैं, है ना। डेली तो अमन भैया 8 बजे आते थे, लेकिन आज अमन भैया 4 बजे आ गए हैं। आज एक 4 बजे की क्लास शायद आपकी कैंसिल थी, ठीक है। शायद आपकी कैंसिल थी प्यारे बच्चों, शायद, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया है, डन। इसलिए जो आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई। ये क्या हो गया इसके साथ? ठीक है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस प्यारे बच्चों क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। डन। बताइए, बताइए भाई, बताइए बताइए बताइए। हाँ जी भैया, बताइए। हेलो। नेटवर्क इशू, रिकनेक्टिंग। अरे शिवम भाई, ये बोर्ड नहीं चल रहा है। हेलो। 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 हाँ भैया, बताइए। हाँ हाँ हाँ, बस सही है, सही है। ठीक है। हाँ। डन। बेटा बस 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। ठीक है भाई, ठीक है फिर। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी बेहतरीन और शानदार सी क्लास को, जिसके अंदर बात करेंगे जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के क्वेश्चन बैंक एनालिसिस के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे? क्वेश्चन बैंक एनालिसिस प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बैंक
एनालिसिस। डन। क्वेश्चन बैंक एनालिसिस। अब इस क्वेश्चन बैंक एनालिसिस के अंदर होगा क्या, होगा क्या, कैसे दिल बना के भेज दो, होगा क्या, होगा क्या, तो इसके अंदर होगा आपका एमसीक्यूज, उसके बाद होंगे आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद होंगे बाबू कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बताइए बात समझ में आई क्या, आपके दिमाग में सारी चीजें चमकी, जल्दी से बताओ। ए लड़का, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो बेटा, फिर ब्लॉक हो जाओगे। अब ब्लॉक हो जाओगे तो फिर मुंह बना के हमारे पास आओगे, मुंह बना के वैसे मुंह कि भैया ब्लॉक हो गए, भैया भैया ब्लॉक करवा दो हमको, भैया ऐसे बोलते हैं। फिर बचवा ये सब जो लिख रहा है ना इधर उधर, ये सब जो लिख रहा है फिर ऐसे बनाते, भैया हम कुछ नहीं लिखे थे, हम वहां पे लिखे थे कि अमन भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमको ब्लॉक कर दिया भैया। फिर भी भैया हम लिखे थे कि अमन भैया बायोलॉजी किंग है, फिर भी ब्लॉक कर दिया। फिर ऐसे लिखते हो, और उससे पहले यहां गाली लिखते हो, उल्टी सीधी चीजें लिखते रहते हो। वहां बेटा सुधर जाओ, तुम लोग भूल गए शायद कि मैं भी कभी कक्षा 12 पढ़ता था, क्लास 12th में मैं भी था, तुम्हारे जैसा था, है ना, थोड़ा बहुत दिमाग मेरा भी चलता है। तो तुम्हारे अंदर हरकतें चल रही है ना, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर हरकतें चल रही हैं वो कभी मेरे दिमाग में चला करती थी, चला करती थी नहीं, अभी भी चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, वो बहुत पुरानी बात हो गई। जो 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 तुम्हारे अंदर दिमाग में चल रही हैं, जो जो तुम इस समय सोच सकते हो, गाली लिख सकते हो, हाँ इधर उधर आशिकी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो ना बेटा, है ना। मजे हुए खिलाड़ी हम भी है यार, तुम लोग भूल जाते हो, है ना, तुम लोग भूल जाते हो। तुम लोग को लगता है नहीं अमन भैया तो अब अमन भैया तो ऐसे हैं। अरे बेटा चलो शुरू करें, शुरू करें। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। बेटा देखो कई बच्चों कमेंट नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं आपसे, मुझे माफ कर देना, ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आप सभी लोग बताते हुए भी चलना, ढेर सारे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर के बेटा थ्योरी तुमने पढ़ लिया, थ्योरी, उसके बाद तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, जो मैं कराऊंगा, जो मैं कराऊंगा, ठीक है, उसके बाद आपको नो क्लास, कोई भी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब की क्लास भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी यूट्यूब की क्लास देखने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल क्लास तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मेरी नहीं, किसी की भी नहीं देखने की जरूरत है, ठीक है, मेरी तो नहीं, किसी की नहीं देखने की जरूरत है। इस लेवल की बायोलॉजी तुम्हें पढ़ाऊंगा, इस लेवल का पढ़ा दूंगा कि तुम पढ़ाने लायक हो जाओगे, है ना। जीवन में अगर तुम कुछ कर नहीं पाए ना, अगर तुम्हारा टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट हुआ ना, तो तुम बायोलॉजी पढ़ाने लगोगे, मास्टर बनोगे तुम, मास्टर, है ना, समझ गए मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। हाँ सर कल आपने इंस्टा पे अपनी बायो चेंज किया है, हाँ हाँ चेंज किया हूं, कल उसमें लिखा हूं फ्यूचर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, ठीक है, हाँ तुम लोग के लिए। डन, चलो भाई बताओ तोता की सबसे अधिकतम उम्र कितनी होती है? 140 साल होती है, 140 ईयर होती है, डी नंबर सही जवाब है, ठीक है, 70% बच्चों ने सही जवाब दिया। फिर भी बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ाया था मैं? जब तुम्हें पढ़ाया था तो 70% बच्चे ही क्यों जवाब दिए हैं, और क्यों नहीं दे पाए हैं, क्यों नहीं दे पाए हैं? गलती देखो, कमी देखो, क्यों? क्योंकि उनका रिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं किए हैं, उन्हें बस स्टडी के साथ मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए, उनको एग्जाम्पल चाहिए उल्टे सीधे, है ना। नहीं हो पाएगा ऐसे में बाबू, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? आप बताओ, 100 में 100% जवाब देना। ए नंबर जीवन काल, लाइफ स्पैन, जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, कि कायिक अवस्था, सोमैटिक फेज, कि सभी कहते हैं। सोच के जवाब देना, जो बच्चा सही जवाब देगा, है ना, कसम बेटा आज उसको ना इस आईपैड में एक बहुत शानदार चीज दिखाऊंगा, इस आईपैड में आज उसको एक बहुत शानदार चीज दिखाऊंगा, बहुत शानदार चीज तुम्हें दिखाऊंगा। देन बताओ उसे क्या कहते हैं? 100 में 100% जवाब देंगे तभी दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा।
एक कह रहा है जीवन चक्र हो गया, तुम टाइम टाइम फिश हो गए, है ना। लाइफ स्पैन कहलाता है कि बर्थ से लेकर, है ना, बर्थ से लेकर नेचुरल नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है आपका लाइफ स्पैन। बाबू क्या कहलाएगा, लाइफ स्पैन, ए नंबर कहलाएगा। ये लो, सिर्फ 81.37% बच्चे, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए सभी बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट याद रहे। कह रहे सर आईपैड देंगे, हाँ हाँ हाँ, आईपैड मसक दो, है। कह रहा सर मुझे लगा कि आईपैड दे, पहले मैं आईपैड देने वाला ही था, फिर मैं कहा नहीं दूंगा। तो मैं दिखाता हूं इस, है ना, इस बायोलॉजी जगत की सबसे प्यारी बुक है ये देखो। जब आप नीट वीट की तैयारी करोगे, नीट से आगे की तैयारी जब करते हो, जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो ये है बायोलॉजी। बुक का नाम है कैम्बल बायोलॉजी। सबसे बड़ी बात है कि ये बुक है 1499 पेज की, और आज मैं 1497 पेज पढ़ चुका हूं, है ना। सोचो 1497 पेज आज मैं पढ़ चुका हूं आज। तो मैं दिखाता हूं, देखो कहां तक पढ़ा हूं मैं इसे। भाई साहब ऑसम बुक है, इस जैसी बुक ना, इसके जैसी बुक का मिल पाना, ये देखो, ये लास्ट की तरफ है, मतलब ये लास्ट ही है क्योंकि यहां से खत्म हो जाती है, फिर ये देखो ये खत्म हो जाती है इसके बाद से, है ना। यहां तक बेटा ये क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि भाई ये देखो, ये इसके इंड पेज हैं, ये इसके फिर इंड पेज आ जाते हैं। डन। हाँ, फिर ये पूरी इंग्लिश में, यस बेटा ये पूरी बायोलॉजी इंग्लिश में है पूरी, है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा डाटा है। मैं इस बुक को देखा, इस बुक से जब कॉन्सेप्ट को पढ़ा, देखा जो हैवी टीचर्स होते हैं ना, हैवी टीचर्स जो अच्छे से पढ़, जो जिनको जिनको रियल में बायोलॉजी से प्यार होता है ना, वो ये सब पढ़ते हैं। इसमें फॉरेन राइटर हैं, 5 राइटर्स ने मिल करके इस किताब को लिखा है, और मेरी फेवरेट है मैरी। हाँ भैया तुम्हारी फेवरेट लड़की होती है? नहीं नहीं, मैरी बहुत अच्छी राइटर, उनके बारे में जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा। देखो इनमें से किसमें केवल एक बार में अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? भाई सारे ऑप्शन पता है, हम बॉम्बो को टिक कर देंगे, यानी कि बांस। ठीक है, बांस में। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, 12 साल में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं, किसके अंदर वो खिलते हैं प्यारे बच्चों, किसके अंदर? नीला कुरंजी यानी कि स्ट्रोबिलस कुंथियाना के अंदर। किसके अंदर? स्ट्रोबिलस कुंथियाना के अंदर, जिसे कहते हैं क्या? नीला कुरंजी के अंदर। हाँ मालिक बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डिलीट करवा देंगे आप बाद में। नहीं 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 नहीं, अभी तो नहीं है, हम हैं तो नहीं आएंगे। अगर हम खड़े हैं तो इसका मतलब सारे बच्चे हमारे हैं। है ना। हाँ, लेकिन वहां पे आप मतलब जाए ना, खत्म कर दीजिएगा, है ना। हाँ बस बस बस, ठीक है। डन भाई, डन डन डन। भैया किससे बात कर रहे हो? अरे बेटा ये अनुराग जी हैं। डन, चलिए। ये कौन है बेटा? मारूंगा अभी, तुम लोग फोन करता है ना सब पागल चट्टा। चल जवाब दे इधर, जवाब दे भैया। कौन है? अनुराग है बेटा, अनुराग जी हैं। ये अनुराग जी आपकी क्लास वास लगाने के लिए, इन्हीं अनुराग जी के कहने की वजह से ही हमको पता चला कि 4 बजे स्लॉट खाली है, हम अपनी क्लास ले सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमने फिर उठाया बोरिया बिस्तर और चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विच टर्म एक लिंगी। अच्छा, एक लिंगी मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ। एक लिंगी अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो आप बता देना यस अमन भैया, आपने एक लिंगी के बारे में पढ़ा दिया है, एक लिंगी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, बताओ, बोलो बोलो बोलो।
बोलो यहां तक यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, देन हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। आप बताओ एक लिंगी, अच्छा एक लिंगी जीव कौन होते हैं, एक लिंगी जीव कौन होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ये होता का, ये होता है एक लिंगी। एक लिंगी के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि इसके पास केवल और केवल एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो ये मेल होगा या तो ये प्यारे बच्चों फीमेल होगा। क्या होगा, या तो ये मेल होगा या तो ये फीमेल होगा, ठीक है। तो मोनोगैमी, मोनो मतलब क्या होता है, देखो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर डाई आ गया, डाई इसका मतलब होता है दो, ठीक है। अगर अगर प्यारे बच्चों होमो वर्ड आ गया तो होमो का मतलब होता है समान, ठीक है। तो एक लिंगी मोनोगैमी, इसके लिए कौन सा शब्द है, वो है आपका मोनोगैमस। क्या है, मोनोगैमस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं क्या, एक लिंगाश्रयी, ठीक है। एंड्रोगैमस किसके लिए होता है, वो होता है बाइसेक्सुअल के लिए। सी नंबर सही जवाब। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बताइए। अदरक में, यानी कि जो आपका जिंजर है, ठीक है, जिंजर में आपका जो कायिक प्रवर्धन होता है, जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, आप सभी को पता है, विद द हेल्प ऑफ राइजोम। आपका जो जिंजर होता है वो वेजिटेटिव क्या करता है, अपने आप को बदलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, राइजोम, ठीक है। राइजोम क्या करता है, राइजोम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, राइजोम निकलते हैं। जैसे मान लो ये अदरक है ना, आओ समझने के लिए तुम्हारे, ये देखो ये अदरक है, ठीक है। यहां से छोटे छोटे प्यारे बच्चों क्या, छोटे छोटे निकलेंगे क्या, राइजोम, है ना, राइजोम। डन। अब इसी राइजोम को आप क्या करोगे, इसी राइजोम को यहां से आप कट करो, क्या करो, इसी राइजोम को यहां से कट करो, और कट करके क्या करो, इसी राइजोम को यहां से आप कट करके प्यारे बच्चों क्या करो, उसको सॉइल में, मिट्टी में लगा दो, ठीक है ना। तो आपको यहां पर प्यारे बच्चों नया पौधा देखने को मिल जाएगा, नया पौधा, नया प्लांट देखने को मिल जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नया अदरक बन जाएगा बड़का सा, ठीक है। तो वो होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोम, अदरक जो होता है वो करता है, ठीक है। ए नंबर 81%। अगर बल्ब की बात करें, ट्यूबर किसके द्वारा करता है, वो करता है आलू, आलू में निकलते हैं ना आंखें, जिसे कहते हैं कंद, है ना। बल्ब में क्या होता है, बल्ब, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है किसका, प्याज का, प्याज का, और होता है प्यारे बच्चों किसका, और होता है अदरक का, ठीक है। तो प्याज और अदरक का, किसका, प्याज और अदरक का होता है इसमें, ठीक है। चलो भाई, निम्नांकित में से किस में पादप काय अगुणित होता है, क्लास 11th का ये क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे अमन भैया क्लास 12th में क्लास 11th कहां से आ गया, आपका बिहार बोर्ड कभी कभी ना सन किया जाता है, ठीक है। हाँ, बिहार बोर्ड को पढ़ाना मतलब नीट के बच्चों को पढ़ाने की बात है ना। बिहार और झारखंड बोर्ड भाई, इस हमारे भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक बोर्ड है बिहार और झारखंड बोर्ड, है ना। इन दोनों में अगर तुम बायोलॉजी पढ़ा लिए, ढंग से पढ़ा लिए, क्वेश्चन मैच करवा दिए, लड़ा दिए, तो तुम एक बहुत बड़ा मास्टर हो, बहुत बड़ा मास्टर हो भाई। क्योंकि क्वेश्चन यहां कब कैसे मोड़ बदल दे पता नहीं चलता, ठीक है। इसीलिए तुम्हें मैं हर तरीके से ट्रेंड करूंगा, 11th भी समझाऊंगा, 12th भी समझे, 12th अगर समझाऊंगा, 11th का बेस आपका मजबूत ही होगा, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। देखो अगुणित का मतलब होता है उनके अंदर क्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेट जो होते हैं क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम के वो कितने होते हैं, वो होते हैं हाफ, आधे, ठीक है। कैसे होते हैं, वो होते हैं आधे, ठीक है, सेट। तो भाई देखो एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है, पादप काय का मतलब प्लांट की बॉडी, जो मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, यानी कि सभी, इन सभी का प्यारे बच्चों जो पादप काय होता है, जो प्लांट बॉडी होता है, वो आपका अगुणित होता है, ठीक है। क्या होगा, वो आपका प्यारे बच्चों अगुणित होगा। सिर्फ शैवाल बस का नहीं होगा, शैवाल तो होगा ही, ठीक है, लेकिन कवक का भी अगुणित होगा और ब्रायोफाइट्स का भी होगा। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक्वेटिक एक्वेटिक इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्यारे बच्चों नहीं पाए जाते। हाइड्रीला अमन भैया पाया जाता है, ट्रोपा पाया जाता है, नीलंबो पाया जाता है, लेकिन जो अकेसिया होता है, बबूल, है ना, ये बड़ा कटीला पौधा होता है ना, कटीला पौधा, ठीक है। तो जहां पर जल की कमी होती है, क्या होती है, जल की जहां
कमी होती है उसी जगह पर ये पाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 77% बच्चों ने अच्छा जवाब दिया। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? क्या है? कौन एक्वेटिक वाइल्ड ग्रास है प्यारे बच्चों? बताइए, जलीय जंगली घास कौन सी है? ऐसी जंगली घास जो जल में प्यारे बच्चों पाई जा रही हो, जंगली घास के रूप में देखने को मिले। ठीक है, ट्रापा तो जलीय जंगली घास होती है, हाइड्रीला नहीं होती। हाइड्रीला जलीय जंगली घास नहीं होती। लेकिन वाटर हाइसिंथी को तो प्यारे बच्चों टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? यानी कि बंगाल का आतंक ये जलीय जंगली घास होती है। ठीक है ना? बंगाल का आतंक। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है? जल से ऑक्सीजन को खींच लेती है, जल से O2 को क्या करती है? सोख लेती है या खींच लेती है। डन। तो भाई दोनों होगा, सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। बी नंबर नहीं, बी तो हाइड्रीला होती नहीं है। सी होगा और ए होगा, यानी कि बोथ ए और 1 और 3। डन। तो हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि जली जंगली घास ये होती है। बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आया? देखते हैं क्या कि ये जो क्या होती है, ये इसके अंदर जलकुंभी के अंदर कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है प्यारे बच्चों किसके द्वारा? ऑफसेट के द्वारा। ऑफसेट के द्वारा ये क्या करता है? कायिक जनन की क्रिया को करता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? द्विविखंडन, नाम देखो, द्विविखंडन। जीव का शरीर क्या होता है? दो अलग अलग भागों में विखंडित हो जाता है, दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो द्विविखंडन किसमें पाया जाता है? जिसमें जीव का शरीर दो भागों में टूट जाता है प्यारे बच्चों, वो देखते हैं क्या? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिजन पाया जाता है। एंड द्विविखंडन किसकी विधि होती है? किसकी विधि? तो वो होती है प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि। किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधि होती है ये। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है? तो भाई जो कायिक प्रवर्धन होता है, जो आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जो आपका कायिक प्रवर्धन होता है, वो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन? ए नंबर सही है, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? अरे भाई अगर क्वेश्चन इधर उधर आए ना तो बता देना कि हम भी खेल में माहिर हैं, कि हम भी खेल में माहिर हैं। अभी हमने अपना निशाना बदला है, तरीका नहीं बदला है। ठीक है, हाँ डन। भाई साहब क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बात वही है, वाटर हाइसिंथी की बात कर रहे हैं, बट क्वेश्चन का लेवल घुमा रहा है। उन्हें लगेगा कि ये बच्चे बुद्धू हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये सारे बच्चे स्टार हैं। अपने नाम के आगे लिख लेना स्टार। डन, स्टार। कभी मोटिवेशन डाउन हो ना, कभी मोरल डाउन हो ना, कि यार कभी ख्याल आए ना कि जिंदगी में मैं क्या कर पाऊंगा, शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नाम के आगे लिख लेना स्टार। तुम स्टार हो, तुम चमकते हुए सितारे हो, और तुम्हें चमकना है अपने परिवार के लिए। ठीक है, तुम्हें चमकना है अपने परिवार के लिए। भाई साहब मैं आज देखो बहुत अच्छा हुआ, स्टार कल्प। हाँ बेटा, एक बार आप सभी लोग अपने नाम के आगे स्टार लिख के अपना नाम लिख देना चैट बॉक्स में, और उसके आगे छोटा सा एक स्टार बना देना। सारे बच्चे एक बार मिलके बनाएंगे, सारे बच्चे स्टार। पहली बात पता है क्या है? कि यार अपनी खुद की तारीफ करना सीखो आप लोग, अपनी खुद की। कोई दुनिया में नहीं आएगा तुम्हें बताने कि यार तुम अच्छे हो, तुम हमेशा लोग तुम्हारी कमी ही बताएंगे, तुम खराब हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम ये तुम। मैंने बहुत देखा है भाई, भाई मैंने देखा। तुम्हें पता है ऐसे में बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे में लगता है कि यार हम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तब हम मर ही जाएं तो अच्छा है ना? मर ही जाएं तो अच्छा है। लेकिन यार सही में भाई कोई नहीं आएगा तुम्हें ये बताने कि तुम स्टार हो, कोई नहीं बताने आएगा कि तुम बहुत यूनिक लड़के हो, तुम जो कर सकते हो वो जीवन में कोई नहीं कर सकता है। मैं भरोसा दिलाता हूं मेरे भाई, मैं, तुम्हारा बड़ा भाई अमन भरोसा दिलाता है कि तुम
अपनी परिस्थिति को और अपने परिवार की परिस्थिति को बदलने के लिए बेटा पैदा हुए हो, सिर्फ उसके लिए। मैं हूं ना, मैं हूं ना। उसके लिए तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा यार। देखो मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भरोसा खुद करना। जब तुम टूटोगे ना तो तुम्हें जोड़ सकता हूं, तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूं, तुम्हें चीजें बता सकता हूं। ठीक है, डन। लेकिन चलना तुम्हें खुद है, बस तुम्हें टूटने नहीं दूंगा कभी। जब तुम टूट रहे हो, जब तुम डर गए हो, जब तुम्हारी सारी, है ना, परिस्थितियां तुम्हारे सारी विपरीत हो, तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो, तो याद रखना तुम्हारा अमन भाई जिंदा है अभी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना अपने आप को, बहुत अच्छा करोगे तुम जीवन में, बहुत अच्छा करोगे बच्चे। मतलब मैं मानता हूं कि, मतलब मैं देखा हूं यार कि हर एक बच्चा जीनियस होता है, लेकिन उसको कह कह के ना, उसके घर वाले, उसके पड़ोस के लोग, उसके समाज के लोग, उसके दोस्त कह कह के कि अबे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं, तुम पागल हो एकदम, कुछ भी, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, कह कह के उस बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। और ये याद रहे, तुम्हें अपने साथ नहीं होने देना है, जैसे मैंने अपने साथ नहीं होने दिया है। बहुत विपरीत परिस्थितियों से निकला हूं। तुम्हें क्या लगता है कि नहीं नहीं ऐसे सब लोग बोल दिए होंगे कि जाओ ये करो वो करो? नहीं नहीं नहीं, बहुत रोया हूं, कई दिन घुट घुट कर जिया हूं। लोगों ने साथ छोड़ दिए थे मेरे, लेकिन फिर भी खड़ा रहा हूं। फिर भी पुरानी या बातें याद करता हूं ना, तो अब ये लगता है कि अब किसी भी सिंगल इंडिविजुअल बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे यार। है ना, उनको सबको बताएंगे, उनको सबको समझा के रखेंगे, उनको सबको पता रहेगा कि यार ऐसा होता रहता है, लोग फड़फड़ाते रहते हैं, कुछ दिन बाद सही हो जाएंगे उन सबको। ठीक है, इसलिए नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली डेडिकेशन एंड फोकस ऑन योर गोल। ठीक है, चलो आगे बढ़ने। क्वेश्चन, जलकुंभी आ जाओ। जेम्मा द्वारा प्रजनन किसमें होता है? कुछ ब्रायोफाइट्स के अंदर। जब आप क्लास 11th में पादप जगत पढ़े होगे तो वहां पे आपने एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो सम ब्रायोफाइट्स हैं उनके द्वारा, जेम्मा के द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मांस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? यानी कि प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग थ्रू स्पोर लाइक मॉसेस एंड फर्न एंड जनरली क्लासिफाइड अंडर द विच ग्रुप? प्यारे बच्चों, किस ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं आपके क्रिप्टोगैम्स के अंदर। किसके अंदर बेटा? क्रिप्टोगैम्स के अंदर उनको क्या किया जाता है? सही में अमन भैया आपकी बातें दिल छू गई। दिल नहीं छूना है, उन बातों को, दिल छुई हुई बातों को दिमाग में उतारना है और काम करना है। चलो, आलू के कंद की जो आंखें होती हैं, जो ट्यूबर्स होता है, ठीक है, कायिक जनन होता है आलू में, क्योंकि कायिक जनन जो होता है वो पौधों में ही होता है। ठीक है, उससे प्यारे बच्चों कौन सी कलिकाएं? उससे एक्सलरी बड निकलता है, एक्सलरी बड। और उसी एक्सलरी बड के द्वारा वो क्या करता है? नए प्लांट का निर्माण करता है। ठीक है, हाँ सर, मेरे पापा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, नमस्ते पापा जी, आपके बच्चे सही टीचर के पास हैं, है ना। और नॉट टीचर, मैं तो टीचर नहीं कहूंगा, आपका एक बड़ा लड़का अमन है, वो पढ़ा रहा है, उन्हीं के साथ है, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ना इनको कभी गिरने दूंगा, ना इनको कभी हारने दूंगा। ठीक है, बस आप मुस्कुराइए और खुश रहिए, और बस बच्चों का साथ बनाए रखिए। बच्चे जो कह रहे हैं, ढंग का कर रहे हैं, उनको प्लीज करने दीजिए, उनको अप्रिसिएट करिए। नो डाउट आपके बच्चे में भी वो काबिलियत है जो बगल वाले घर के बच्चे में है। थोड़ा भरोसा तो करिए, सब सही हो जाएगा। थोड़ा भरोसा तो करिए, है ना। अक्सर होता है ना, घर वालों को अपने बच्चों पर भरोसा नहीं होता है ना, बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे लोग, तुम लोग भी सुनो, तुम लोगों के घर वाले अगर भरोसा कर रहे हैं ना, कई लोगों की मम्मी और कई लोगों के पापा बैठे हुए हैं, तो सभी को मेरा प्रणाम, है ना। और देखो, मम्मी पापा तो खैर ठीक है, लेकिन तुम लोग को भी भरोसे के लायक बनना पड़ेगा। कई लोग, तुम लोग खुद ही ऐसे उल्टे सीधे काम कर देते हो कि तुम पे कोई भरोसा नहीं करता है। ठीक है, तो तुम लोग को भी उस भरोसे के लायक बनना होगा, उनका भरोसा नहीं तोड़ना होगा। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कभी जीवन में ऐसा नहीं करेगा, तो ऐसा मत करना। ठीक है, अगर वो तुम्हें फ्रीडम दे दिए कि चलो ठीक है तुम जाओ पढ़ लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, तो सही तरीके से करना, सही दिशा में, कोई गलत संगति, गलत चीज, है ना, अपने समय का दुरुपयोग कभी मत करना। ठीक है बेटा, बताओ, क्योंकि माँ बाप को यार बहुत बहुत ज्यादा प्राउड करना होता है ना अपने बच्चे पर, कि देखो ये हमारा बच्चा है, देखो आज है यहाँ पे, है ना, बड़का बिजनेस बनाया है ना, है ना। तो इसलिए ठीक है, करोगे ना? बताओ, तुम लोग करोगे ना? बताओ, करोगे ना? जल्दी से बताओ, यस भैया लिख के बताओ।
यस भैया, ठीक है, बनेंगे सर, बनेंगे, ठीक है। हाँ, करना पड़े, कभी भी उल्टे सीधे काम नहीं करना है, कभी भी ऐसा काम नहीं करना है। बस सिर्फ एक बात कहूंगा अमन भैया की, वो बात हमेशा याद रखना, लिख के रख लेना कि मुझे कभी ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे माँ बाप को असम्मान, मतलब सम्मान ना मिले, ठीक है। समाज उन्हें बहिष्कार करे, समाज उन्हें गाली दे, समाज उन पर उंगली उठाए, कभी जीवन में ऐसा काम नहीं करना बस। और कुछ भी करो, और कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, आग लगा दो फिर, ठीक है, लेकिन ऐसा काम ना हो जिससे समाज तुम्हारे माँ बाप के सवालों पर, है ना, तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठा दे, ठीक है। अभी ऐसा काम मत करना बेटा। चलो, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट द्वारा होती है तब यह कहलाता है, वो प्यारे बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो प्यारे बच्चों आपके क्लोन कहलाते हैं। क्या? क्लोन, क्योंकि वो सामान्य कहते हैं ना कि वो आकार की और आनुवांशिकी रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। भैया बहुत अच्छा गाइड करते हो बेटा। मतलब गाइड करने क्या यार, तुम लोग तो भाई हो मेरे, तुमको नहीं गाइड करूंगा तो और किसको करूंगा मैं, है ना? तुम्हें तो जान हो मेरी। चलो चलो, एसिटिबुलेरिया निम्न में से क्या है बताइए? व्हाट इज एसिटिबुलेरिया? आपके क्लास 11th का इस बार कहते हैं ना कि वो हो जाएगा, ए टेस्ट हो जाएगा कि बताओ एसिटिबुलेरिया क्या होता है। तो एसिटिबुलेरिया आपका क्या? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। एल्गी होता है बेटा। प्याज में प्रवर्धन होता है, बताइए प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन इन दोनों में प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ बल्ब, है ना, बल्ब के द्वारा प्रवर्धन होता है। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसने दिया था? पार्थेनोजेनेसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ओवेन। पार्थेनोजेनेसिस हिंदी में बोलते हैं क्या? अनिषेक जनन पढ़ाया था। अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के, ठीक है, बिना निषेचन के जनन हो जाना, बिना निषेचन के बच्चे का निर्माण होना, ठीक है, वो होता है क्या? अनिषेक जनन। जब नर आकृति मादा से भिन्न होती है तब कहलाती है, वो कहलाता है यौन द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे देखो मैं खड़ा हूं, तुम मुझे देख के पहचान जाओगे, अरे भैया ये तो लड़का है ना। अगर बगल में प्रतिभा खड़ी होगी तुम उसको देख के पहचान जाओगे, अरे ये तो लड़की है ना। तो नर और मादा जिसमें अलग अलग होते हैं, जिनको आसानी से पहचान सकते हैं, उसे कहते हैं क्या? पार्थेनोजेनेसिस। वो नॉट सॉरी जबान फिसल गई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं यौन द्विरूपता, यानी कि दो रूप है नर और मादा के। नेक्स्ट है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? जब अंडाणु का निर्माण होता है, जब ओवम बनता है, तो ओवम बनने की जो विधि होती है जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है वो कहलाती है आपकी अंडजनन, और होती है आपकी किसके अंदर? ओवरी के अंदर, ठीक है ना। दो ओवरी होती हैं प्यारे बच्चों, कहां पर? इन फीमेल, मादा के अंदर होती हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, डन। और इसी ओवरी के अंदर, है ना, ओवम का क्या? ओवम का फॉर्मेशन होता है, ओवम फॉर्मेशन यानी कि अंडाणु का निर्माण प्यारे बच्चों होता है। ए नंबर सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु के बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? बताइए, शुक्राणु के बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हैवी है कि एक ही फूल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? एक ही परागकोश से बने परागकणों का, है ना, वर्तिका से मतलब वहां से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना, स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण किन जीवों में होता है? बताइए स्वपरागण किन जीवों में होता है? तो हम देखते हैं कि स्वपरागण की क्रिया द्विलिंगी जीवों में होती है। डन। द्विलिंगी जीव जिसे कहते हैं क्या? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जो प्लांट होता है। खैर परागण की क्रिया जीव मतलब पौधों में ही होती है भाई, परागण की क्रिया हमेशा पौधों में होती है।
ठीक है। परागण की क्रिया हमेशा पौधों में, कह रहा है मटर हाँ हाँ मटर, कोई भी फूल, जो फूल द्विलिंगी है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर तुम्हें देखने को मिल गया, बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर लिख देता हूं, बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल गया तो समझ लो उसमें उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बहुत सही भैया, तुम लोग को याद है, बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम देखते हैं कि अंडोत्सर्ग, इसका मतलब होता है ओवुलेशन, चैप्टर 3 उसमें पढ़ा दूंगा, मानव जनन वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा, मानव जनन में पढ़ा दूंगा। पर परागण क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, एक ही फूल के नहीं, दूसरे फूल के भीतर पराग जो है, जो परागकोश से निकलते हैं परागकण, वो जब दूसरे वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं तो पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, यह प्यारे बच्चों क्या, यह एक लिंगी फूल में होता है, यह एक लिंगी पुष्प में होता है, ठीक है। इसकी एक खास बात होती है कि पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। माध्यम चाहे वो जल हो सकता है, कीट हो सकता है, ठीक है, पक्षी हो सकता है, चमगादड़ हो सकता है, चमगादड़ आदि, ठीक है। तो उनमें माध्यम यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि आपका मीडियम की आवश्यकता होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। और एक चीज और है, एक चीज और है कि पर परागण के लिए अगर मीडियम नहीं है तो पर परागण की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन केवल और केवल यूनिसेक्सुअल प्लांट में होता है। इसलिए बात समझ में आई, जल्दी से बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो अंडाशय होता है, जो प्यारे बच्चों आपका ओवरी होता है, उस ओवरी से जो अंडा होता है, क्या होता है, उस ओवरी से जो अंडा होता है वो अंडाणु के बनने की क्रिया, अंडाणु के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसके प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एन एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, प्यारे बच्चों वो कहलाती है आपकी क्या, वो कहलाती है, जल्दी से पहले आप बताओ, पहले आप बताओ। हम्म, बहुत सही भैया, बहुत सही, आप लोग भी ना मतलब बहुत चैट करते हो यार। प्रणाम सर, जा रहे हैं, अरे कहाँ जा रहा है रे? ऐसे बोलते हैं ना, एक वीडियो वायरल हुआ था ना, आइडियो, ए अरे बोलता का है नहीं रे, चुट्टा इंग्लैंड से आया है, हैं? ऐसे करे बोलते हैं ना वो, एक विधायक जी रहते हैं हमारे बिहार के, वही है ना, शायद मनेर विधानसभा है क्या, है ना। चलो, क्या कहलाता है आप बताओ? ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखते हैं कितने गुलवाज ने सही जवाब दिया है। इसका 77% गुलवाज ने सही जवाब दिया है ना। बाकी ये गुलुआ सब पागल जैसे हैं, पागल चट्टा है सब, है ना, सही नहीं बताता। अंडोत्सर्जन मतलब देखो, अंडोत्सर्जन या अंडोत्सर्ग, अंडे का निकलना क्या है, मतलब अंडे का निकलना, किसका निकलना? अंडे का निकलना, वही कहलाता है ना अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन, ठीक है। और अंडा कहां से निकलेगा? अंडाशय से, ओवरी से। अंडा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंडे के बनने की प्रक्रिया ये होती है क्या, ये होती है आपकी अंडे के बनने की प्रक्रिया, अंड जनन, ठीक है। चलो, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है, बताइए। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहां होता है, जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ भाई, बहुत शानदार जो है वो है सवाल है, ठीक है। आप लोग बताओ भाई जल्दी से कि मानव मादा में, ठीक है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन द एग अकर्स इन द ह्यूमन फीमेल्स नॉट मेल्स। कई बार हम देख लेते हैं कि वहां पर मेल लिखा है, बट फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो हमेशा आपका फीमेल यानी कि मादा के अंदर होता है, ठीक है ना। ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? ये ऑलवेज फीमेल मादा के अंदर ही होगा, लेकिन इसके टाइप हैं, इसके प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन मानव में पूछ रहा है, तो मानव में निषेचन शरीर के अंदर होता है, इनसाइड द बॉडी, कहां पर? यूटेरस यानी कि गर्भाशय में, योनि से होते हुए जाता है निषेचन, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में होता है,
फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि निषेचन पूछ रहा है तो फैलोपियन। भाई साहब सिट 21.26% बच्चा। अरे पगला, अभी अच्छा चलो मानव जनन तो खैर नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका में होता है। उसके बाद वो प्यारे बच्चों धीरे धीरे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज में होते हुए यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। यूट्रस में जाके क्या हो जाता है? यूट्रस गर्भाशय में जाके क्या हो जाता है? जिसे कहते हैं क्या? इम्प्लांट, यानी कि अंतरोप हो जाता है। इम्प्लांट चिपक जाता है वहां से, ठीक है भाई। चलो ध्यान रहे भैया, और मैं क्या बताऊं। निषेचन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाह्य निषेचन। वाह्य निषेचन में यह निषेचन शरीर के बाहर होता है, जैसे जल में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेढक, फ्रॉग, ठीक है। और एक होता है अंतः निषेचन। क्या होता है? अंतः निषेचन। अंतः निषेचन कहां पर होता है? ये होता है आपका शरीर के अंदर। कहां पर होता है? ये होता है शरीर के अंदर, यानी कि इनसाइड द बॉडी। बताओ भाई, इनसाइड द बॉडी यानी कि शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद आता है। बताइए, यौवना अवस्था, यौवन, अरे पोल तो जा ही रहा होगा यार आप लोग के पास, ऐसा कैसे नहीं जा रहा है? बताओ, यौवनावस्था के बाद क्या आता है प्राणियों में? भैया यौवन हो गया, जनन करेगा, शादी। अब तुम लोग यौवनावस्था के आसपास हो या फिर निकल गए होगे यौवनावस्था से, ठीक है। अब तुम सीधे पहुंच गए हो किस प्रवस्था में बेटा? वो पहुंच गए हो आप जनन प्रवस्था में, ठीक है। हाँ कहीं है जनन प्रवस्था? हाँ हाँ, प्रजनन लिखा हुआ है, प्रजनन प्रवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज में बेटा। अभी 12 पहुंचे, 12 पढ़े हो, कुछ दिन बाद ढंग की सरकारी नौकरी वोकरी, या सरकारी नौकरी तो खैर संभावना बहुत कम है, ठीक है। देखो इसका सही जवाब दिए थे 71%। अपने काम की बात होती, सही जवाब देते हो। हाँ मारेंगे नहीं तो ना, है ना। नौकरी तो खैर कम ही मिलेगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटल हो जाओ, कहीं शिफ्ट हो जाओगे तो तुम्हारा शादी ब्याह हो जाएगा फिर, है ना। डन। बाकी तुम लोग भी रिप्रोडक्टिव फेज में ही हो, ठीक है। ये मत समझना कि भैया हम तो अभी प्यूबर्टी में ही, हम तो अभी बच्चा है, छोटा बच्चा है। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग रिप्रोडक्टिव फेज में ही हो, ठीक है। चलो, किस फल का बीज खोल खाया जाता है? ठीक है, जिसका सीड कोट जो होता है वो एडिबल होता है। जायफल खाया जाता है, लीची का बीज खोल खाया जाता है, शरीफा का बीज खोल खाया जाता है, या इनमें से सभी? बताओ। सर पोल नहीं आ रहा है। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हाउ इट इज पॉसिबल कि पोल नहीं जा रहा है आपके पास? बताओ। हम्म, बताओ। बोलो तो, कुछ तो बोलो। मैं एक बार रुको, मैं कमेंट खोल लेता हूँ। हाँ सही तो जा रहा है यार, सब सारे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छा पोल तो नहीं दिखाई दे रहा। पोल पता नहीं जा रहा है कि नहीं। पोल तुम लोग बताओ, पोल आ रहा है बेटा? हाँ, जायफल, लीची, शरीफा, क्या इन फल का बीज खोल खाया जाता है या नहीं? जल्दी से बताओ। बच्चे लिख रहे हैं नहीं, नहीं आ रहा। अच्छा कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा ना। बताओ। बीज खोल को बोलते हैं एरिल, कहीं लिखा हुआ है एरिल। सीड कोट या एरिल जो होता है वो जायफल का भी, लीची का भी, और कस्टर्ड एप्पल, इन सभी का खाया जाता है, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा चलो मैं बात कर लेता हूं इसके लिए। परागण में लेवर मशीन की, अरे हटा दो क्वेश्चन। वेलिस्नेरिया के पुष्प होते हैं, द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर, ठीक है। वेलिस्नेरिया के पुष्प कैसे होते हैं ये बता दो, है ना। वेलिस्नेरिया के पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है ना। वेलिस्नेरिया के पुष्प, तो वेलिस्नेरिया की जब भी बात आती है तो वहां पर जल के द्वारा होने वाला परागण होता है, जल से। एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने युग्मक बनते हैं? कितने गैमीट बनते हैं एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से? बताइए, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने युग्मक बनते हैं? लो इसका पोल भी दे देता हूं मैं, पोल भी दे देता हूं। अच्छा 2 मिनट रुकना, मैं पोल के लिए बात करके आता हूं, पोल के लिए बात करता हूं, 2 मिनट। पोल क्यों नहीं जा रहा? पोल के लिए, ठीक है। 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, मैं बात करता हूं बेटा। क्या दिक्कत आ गई?
हाँ भाई बताओ। गाइस मैं बात कर लिया हूं इसके लिए, ठीक है। जस्ट मैं बात किया हूं बेटा, अभी मैं क्लास में हूं, ठीक है। जस्ट मैं बात किया हूं अभी, तो बता रहे हैं कि कुछ बच्चों के फोन में कोई इशू है बेटा, तो वो आप ऐप जो है ना उसको अपडेट कर देना, ठीक है। तो वही सब कर देना, सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई नो इशूज भाई, दे देता हूं, है ना। बताओ, डन, यहाँ तक सॉर्टेड है। तो देखो, जब भी कहते हैं ना कि हाउ मेनी गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मियोसिस, डू यू नो व्हाट इज मियोसिस डिवीजन? मियोसिस डिवीजन के अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट्स होते हैं ना वो आधे हो जाते हैं, बिकॉज मियोसिस डिवीजन दो प्रकार से होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तो सेल्स कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल हो जाती हैं, ठीक है। एंड मियोसिस सेकंड इज लाइक अ माइटोसिस डिवीजन, वो बिल्कुल माइटोसिस डिवीजन की तरह काम करता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन हमेशा जनन कोशिका में होता है, शुक्राणु और अंडाणु बनाने के निर्माण के लिए होता है, दैट्स ऑल, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो भाई जब भी जनन कोशिका की बात आती है, अभी आप थोड़े दिन बाद वो पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे तो 4 गैमीट, 4 युग्मक बनते हैं और कुछ नहीं भाई, 4, 26% देख लो, 51% बच्चे कह रहे हैं सी नंबर 51। बेटा ये मैं कैसे बताऊं, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लास 11th में ही गलत हो गए हैं। क्लास 11th में शायद आपने मियोसिस डिवीजन नहीं पढ़ा है, शायद। अगर ये समसूत्री विभाजन की कहानी है जिसे कहते हैं माइटोसिस। देखो, माइटोसिस और मियोसिस, हालांकि 11 में तो मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कम थी, लेकिन करना पड़ता है तो हो जाती है। मियोसिस अर्ध नाम ही है, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अर्ध यानी कि आधे, ठीक है। और कितने युग्मक बनेंगे, कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 4, ठीक है, 4, हाँ 4 कोशिका बनेंगी, ठीक है, 4, डन। 26 बच्चों ने बहुत अच्छा और शानदार जवाब दिया है भाई, है ना। नहीं पढ़े हैं, अरे यार 11 पढ़े ही नहीं है देख रहे हो भाई, बच्चे अगर 11 पढ़े ही नहीं है। हम्म, कौन सी कर अरे यार बच्चा आपका नंबर मांग रहा था, लाइव अपडेट दे रहे हैं आप, हाँ तो नंबर मांग रहा था तो दे दिया, कह रहा सर हाँ उनकी क्लास चले, मैं कहूँ कि हाँ। सर नहीं बैठा सर अभी तो आ रहा है, फिर क्या हो गया था, हाँ तुम लोग, क्या बताऊं। ध्यान से देखो, देखो समसूत्री, इसको बहुत मारूंगा अभी, ये कौन है, मतलब वही होगा आपको लग रहा है। हेलो, हाँ बोलो, काम बताओ बेटा, काम। अच्छा बेटा, वो बहुत बच्चों में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं क्लास ले लूं फिर, ठीक है। हाँ हाँ, वो ऐप अपडेट कर लो तुम लोग भी ना। छोटा सा काम, भैया मेरा पेन खत्म हो गया, भैया अब क्या करूं, मतलब क्या यार, बच्चे ही रह गए तुम, अभी तक कक्षा 12 में पहुंच गए हो बेटा, 12 में, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम एकदम छोटे हो, भैया ये नहीं हो रहा, भैया कुछ करोगे तब ना, और उसके बाद करना पड़ेगा ना भाई। कह रहा सर बोर हो रही हूं, ये कह रही है अंजलि, अभी रुक तुझे ब्लॉक करवा देता हूं उधर से, फिर आराम से एंजॉय करना, ठीक है ना। नालायक कहीं, बोर हो रही इनको। ये क्वेश्चन कर लो बस, चलो करो ये क्वेश्चन, बताओ। लो पोल दिए दे रहा हूं, बोर हो गई ना, ये क्वेश्चन करो चलो। एमएमसी, पहले तो एमएमसी का मतलब बताओ, ये कौन है एमएमसी, व्हाट इज मीन एमएमसी, जल्दी से बताओ भाई। अरे यार भाई, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे मैं क्लास लेने आया था, और पहली क्लास थी वो, मुझे लगता है शायद वो इंट्रोडक्शन था, तो एसआई जी के पास बैच का एक्सेस नहीं था, तो अंकित सर बैठे हुए सामने, तो अब एक्सेस नहीं था, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आपके नंबर पे एक्सेस है, आप बताइए, और वो नंबर हुआ गलती से हम बोल दिए। अब बोल दिए कि उस समय ऐसी सिचुएशन थी कि बोलना पड़ा, बोल दिए, सबके पास चला साइड में जाके उधर छुप के बोले, सो तो छुप के, लेकिन इसको नहीं छुपा पाए थे, हमें ध्यान नहीं था, क्योंकि उस समय गुस्से में आ गए थे हम कि यार यहाँ चैट नहीं दिख रहा है ना, इन चमगादड़ों का। तो भाई साहब वो चला गया नंबर,
अब देख रहे हो अभी लोग हर काम के लिए बिल्कुल एंजॉय करते हैं कि नहीं नहीं बस कुछ भी हुआ तुरंत फोन मिला दो। हाँ चलो बताओ बताओ। एमएमसी, एमएमसी मतलब क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ये क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व तुम्हें करना है। अब देखो तुम्हें, अरे है तो गुरु, आओ अब, आ जाओ अंकित सर, आ जाओ, अब आप बहुत अच्छे टाइम पे आओ, आ जाओ अंकित सर, आ जाओ आ जाओ आज, अरे आ जाओ, आप तो बड़ा ओमनी सेलुला आ सेलुला और द सेल एराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, वो लाइनिया बड़ी याद की। इधर आओ भैया। आर विरको, हाँ हाँ, रुडोल्फ विरको, रुडोल्फ विर्चो, विरचो, हाँ कम एंड जॉइन अस, आइए। प्रोनाउंसिएशन। हाँ बस ये आओ आओ, इसे याद करके ना जहां देखते बस ओमनी सेलुला सेलुला, अब उठ के क्या है? देखो, आओ आओ, अब मैथ सॉल्व करवाते हैं, इन लोग को मैथ पढ़ाते होंगे ना आप तो। अगर आप आओ, तुम आ ही जाओ, हम तो कहते अरे हैं क्या करना? आओ तो बताएं, यहाँ खड़े हो तुम, कुछ नहीं, यहाँ पे खड़े हो, इस जगह तुम खड़े बसो बस। अब देखना अंकित सर अब जवाब देंगे, तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। इस पोल को मैं फिर से हटाता हूं, अब देखना, आप मुझे बताना कि यदि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, क्या है? डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित है, द्विगुणित है, एक हैप्लॉइड होता है। हाँ एक द्विगुणित होता है, इसके अंदर 24 गुणसूत्र हैं। अच्छा, 24 दूनी 48। अरे यार पहले पूरी बात तो सुनबा ना, 24, अरे बहुत सस्ता सवाल है ना, वो शायद आपको, मतलब आपको तो आता ही है। 24 दूनी 48 होता है। हाँ 48 ही होता है, देखो 48 वहां लिखा हुआ है, 48 बच्चे हंस रहे हैं। अब हमको बताना है कि एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, और मैं आपको बता देता हूं एंडोस्पर्म जो होता है वो होता है ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड होता है। अब आप बता दीजिए, बच्चों की आप हेल्प भी कर सकते हैं, मैं इसका जवाब कुछ भी लगा देता हूं। अब ये रियल पोल शुरू हुआ, अब अंकित सर के साथ बेटा सॉल्व कर लो। लो सर बताओ, सर बच्चों बच्चों की आप हेल्प भी कर दो और आप बताओ। लो फंस गए आज अंकित सर ना, यार बच्चे भी 48 ही बोल रहे हैं, देखिए, आप 48 ही ध्यान होगा। से, आप बच्चों के साथ अरे दे यार सकते हैं। डिप्लॉइड है, अगर 2x है तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में। सर ध्यान देखिएगा, ये डिप्लॉइड है, हम्म ये ट्रिप्लॉइड है, तो पूछना इसके क्या है? इसके ऊपर होता है हैप्लॉइड। पूछ क्या रहा है? इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। हाँ एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड में बता दिया हूँ आपको, हम्म। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अच्छा, हाँ अरे यार 48 ही मारो उल्टा, सही है। फंस गए गुरु, थड़थड़ा दो। फंस गए। सही है ना? हाँ उसके सब यही डी लिख रहे हैं यार। अरे यार तुम लोग फंसा की, तो देखो फंसा दिया आपको। अब सिंपल जवाब देखिए, आधा कर देंगे क्या? सुनिए देखिए, 24 का आधा। मैं अब बताता हूँ, अब समझिए। हेप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या है 12, अच्छा, डिप्लॉइड में गुणसूत्रों की संख्या है 24, ट्रिप्लॉइड में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 36, पकड़ो वाह, 36 भारतीय 36। 36। अरे यार देखो बता दिया, फंस गए ना, बता दिया। आप बच्चों को फंसा रहे थे ना, हम देख लिए थे। 36 में जवाब दे रहे थे, ये लो सी नंबर होगा, ये लो सर। हाँ अंकित सर यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल वो भी है क्या वो वाला? अच्छा तुम्हें बहुत पढ़ाएगा। 36 बेटा 36 ही होगा, समझ गए? बताओ यार, सिंपल सा सवाल था, बस मतलब वही सारे कॉन्सेप्ट को देखना होता है ना यार, इसीलिए कहते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, जब आप सिर्फ बकैती पर ध्यान देते हैं, जब आप सिर्फ मस्ती मजाक पर ध्यान देते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो पढ़ाई जो होती है ना, जब तक उसमें तुम सीरियसनेस नहीं लाओगे, जब तक तुम खुद ये सोच के नहीं पढ़ोगे कि मुझे आज कुछ नया सीखना है, उससे पहले कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। सर भाग गए क्या? भाग नहीं गए, नीचे चल रहे चारा, नमकीन चल रहे बेटा, नमकीन। हाँ रहन दो, ये खा, अरे वो चला गया पूरा, उनके मुंह में चला गया। हाँ चला गया सर, चला गया, अभी दिखेगा। हाँ है ना, चलो भाई, अरे अब तो हटाए लो भैया, कितना खिलाओगे आप, बच्चों को पेट फट जाएगा। हाँ बताओ, ये 11th का टॉपिक है माइक्रोस्पोर, वो एक चैप्टर है पुष्पी पात्व में लैंगिक जनन, उसका टॉपिक है ना। लो हमको खिला रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, ठीक है डन। बेटा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि गलती से नंबर मेरी जान गया है,
तो कॉल करके इरिटेट और परेशान मत किया करो मेरे बच्चा, मत किया करो भाई, अच्छा अभी दे मत दी किया क्या? करो। अभी दे दी हो क्या? नहीं, उसी दिन गया है ना, तो अब वो सिम मैं बंद भी नहीं कर सकता। मैं हमेशा देखो आप लोगों से बात भी कर लेता हूँ, हमेशा कर लेता हूँ यार, ठीक है, इसलिए मत किया करो। चल आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन करें। बताओ, अब तुम्हें मैं करवाता हूँ सब्जेक्टिव। आओ तुम उतरो सब्जेक्टिव की तरफ। चलो, ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? ईस्ट, ये प्यारे बच्चों आपसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। जब भी हम ईस्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसी संरचना होती है ईस्ट की, ठीक है। ईस्ट आपका एकल कोशिकीय होता है, एकल कोशिकीय प्यारे बच्चों ये क्या होता है? एकल कोशिकीय प्यारे बच्चों ये होता है, ठीक है। ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? तो हम देखते हैं क्या कि ईस्ट में मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा जनन होता है, और इस विधि में ईस्ट कोशिका के बाह्य भाग पर, है ना, सूक्ष्म गोलेकार की संरचनाएं निकलती हैं, जिसे मुकुल यानी कि बड कहते हैं। यही मुकुल ईस्ट से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए ईस्ट में बदल जाती हैं, और मुकुलन इस प्रकार के विभाजन से क्या होता है? मुकुलन की क्रिया होती है। अब देखो, इसी के बाहर यहीं पर एक छोटा सा प्यारे बच्चों बड निकला, बड यानी कि मुकुल, ठीक है। अब यही मुकुल प्यारे बच्चों क्या किया? यही मुकुल ग्रोथ करके, यही मुकुल वृद्धि करके प्यारे बच्चों क्या किया? नया ईस्ट का निर्माण कर लिया, है ना, नया ईस्ट का निर्माण कर लिया, न्यू ईस्ट का निर्माण कर लिया। बच्चे कह रहे सर इसको लिखना है? नहीं बेटा, नो, इसको मत लिखना, सिर्फ आप थ्योरी लिखो बस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं ऐसे ही करवा दूंगा। डन। चलो, ईस्ट रिप्रोड्यूस्ड बाय बडिंग प्रोसेस। इन दिस मेथड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन मेनी टिनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वहां से बनते हैं, फॉर्म होते हैं ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द सेल। आउटर पार्ट, आउटर पार्ट मतलब बाहर का पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट ऑफ द सेल विच आर कॉल्ड बड्स, ठीक है। दिस बड separates from the east and turns into a new east when the right time comes। बताओ, हम देखते हैं क्या, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब 2 नंबर का आया है, ठीक है। अब लिखो क्या कि अलैंगिक जनन, जितना भी आपने पढ़ा है जाना है वो लिखो कि अलैंगिक जनन करने के लिए, अलैंगिक जनन करने वाले, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखना, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, कि इसमें युग्मक जनन नहीं होता है, ठीक है ना। इससे उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होती है। क्या होती है? अपने जनक के समान होती है, और इससे उत्पन्न संतान को प्यारे बच्चों क्लोन कहा जाता है। क्लोन, बताओ समझ आया? हाँ, मजा आ गया पढ़ने में? अरे मजा तो अभी आया है और भी आएगा, ठीक है। जैसे जो मोनेरन्स होते हैं, जो है मोनेरन्स होते हैं, जो आपके किंगडम मोनेरा के जीव होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं, सब में अलैंगिक जनन होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में अलैंगिक जनन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो हायर ऑर्डर्स के एनिमल्स होते हैं, हायर क्लास के, उनके अंदर प्यारे बच्चों आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में मुकुलन से आप क्या समझते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ईस्ट के बारे में आपको कहानी सुना दी थी, ईस्ट की कहानी आप सभी को पता है, ठीक है। मुकुलन, बड निकलते हैं। ये बड 2 प्रकार के होते हैं, शरीर के बाहर निकले तो आउटर बड, अंदर निकले तो अंतः मुकुल, बाह्य मुकुल। डन। चलो भाई, ईस्ट हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताइए। अपने जनक के ये क्या होते हैं? अपने जनक के एकदम समान होते हैं, क्लोन या एक पुंजक। सबसे बड़ी बात है क्या कि आनुवांशिक और क्या
आनुवांशिक और आकारिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। ठीक है, क्लोन का निर्माण एक जनक द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विधि से क्या होता है, क्लोन का निर्माण होता है, क्लोन बनते हैं। ये आकारिकी तथा आनुवांशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं और एक दूसरे की कार्बन कॉपी कहलाते हैं, है ना। हाँ, चलो, एक एक लाभ द्विविखंडन और बहुविखंडन, बाइनरी फिजन, है ना, बाइनरी फिजन एंड प्यारे बच्चों क्या एंड आपका है क्या, मल्टी फिजन के बारे में बताइए। सिंपल सी बात है, ये लिखा हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, कि द्विविखंडन में इसमें 2 संतान ही उत्पन्न होता है, इसमें कई संतान हो जाता है। बहुविखंडन में इसमें केंद्रक का एक ही बार विभाजन होता है, इसमें केंद्रक का अनेक बार विभाजन हो सकता है। इसमें कोई भी अवशेषी भाग नहीं बचता, इसमें अवशेषी भाग बच जाता है। यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है, यह अनुकूल तथा विपरीत दोनों परिस्थितियों में होता है। यह जीवों में अमरता यानी कि मॉर्टल होते हैं, वो नहीं मरते हैं। इसमें अमरता का अभाव होता है, जैसे बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमीबा। और इधर द्विविखंडन में आपका हो गया क्या, प्लाज्मोडियम। क्या हो गया, प्लाज्मोडियम। चलिए, HW क्या, कि आपको अपनी नोट्स कंप्लीट करना है। देखो, नोट्स आप लोग प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेना उस पेज में जो एक एकदम ब्लैंक पेज नहीं होता, ब्लैंक व्हाइट पेज वाली कॉपी में, ब्लैंक व्हाइट पेज वाली कॉपी में। ठीक है, सबसे बेस्ट नोट्स आपको बनानी है। ठीक है, बायोलॉजी की एकदम सजा के। ठीक है, और जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है वो जरूर मुझे सेंड करेंगे बेटा। अपनी बायोलॉजी की नोट्स को सजा करके लिखना, एकदम सजा करके लिखना है सभी लोग। ठीक है, सच्चे से खूब सजा करके लिखना और मुझे जरूर अपनी नोट्स सेंड करना, अच्छी एकदम राइटिंग में। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों को मर्ज करके लिखना है। ठीक है, चलो, है ना। ठीक है भाई, डन। चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास को बंद करिए। हाँ, कल एक चीज और है, कल शाम 8 बजे जीवों में जनन की 1 शॉर्ट क्लास प्यारे बच्चों होने वाली है, 1 शॉर्ट क्लास। और ये क्लास आपकी YouTube पर होगी प्यारे बच्चों, शाम को 8 बजे, शाम नहीं रात को। ठीक है, रात को 8 बजे ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, रात को 8 बजे इस क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, आ जाइएगा। इस चैप्टर का एक शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएगा, रिवीजन हम करवा देंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम में क्या करेंगे, रिवीजन करवा देंगे। डन। अब मुलाकात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति करना और अच्छे लोगों से बातचीत करने का प्रयास करना। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में आने के